सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है। दिल्ली के भारत मंडपम में यह बैठक चल रही है और पीएम मोदी, अमित शाह के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के कद्दावर नेता बैठक में शामिल हैं। अधिवेशन का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया और आज पीएम मोदी के संबोधन के बाद बैठक का समापन होगा। बैठक के दौरान राम मंदिर को लेकर एक पदाधिकारियों को एक बुकलेट भी बांटी गई, जिसमें पीएम मोदी का संदेश है। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में राजनाथ सिंह ने विकसित भारत मोदी गारंटी एक बार फिर से मोदी सरकार का प्रस्ताव दिया। दूसरा प्रस्ताव आज अमित शाह रखेंगे। आज पीएम नरेंद्र मोदी पार्टी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र भी देने वाले हैं। तो ये बैठक काफी अहम है। आपको बता दें, 2 दिवसीय चल रही बैठक का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन पीएम मोदी के अभिभाषण के बाद इस बैठक का समापन होगा। लेकिन उससे पहले ये जो बैठक चल रही है ये काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं और उससे पहले बीजेपी का ये मंथन। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब पीएम मोदी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे, तो उन्हें रिसीव करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, राजनाथ सिंह मौजूद रहे। सबसे पहले इसका बैठक का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया और उसके बाद अब मंथन चल रहा है, क्योंकि इस बार एनडीए 400 के पार का नारा रखा गया है और साथ ही साथ बीजेपी का लक्ष्य है कि 370 सीटें हासिल की जाए, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने सदन में भी किया था, जहां उन्होंने ये नारा दिया था कि इस बार एनडीए को 400 सीटें तो मिलेगी ही, लेकिन बीजेपी भी 370 पार करेगा। तो आपको बता दें कि आज की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। कैसे मोदी सरकार लोगों तक पहुंचे, कैसे मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए, उसके बारे में उसकी जानकारी उन्हें दी जाए, इस पर चर्चा होगी। क्योंकि इस बार का जो थीम रखा गया है, लोकसभा चुनाव में जाने से पहले मोदी की गारंटी की बात की जा रही है कि विकसित भारत बनेगा, मोदी की ये पूरी गारंटी है और इसी को लोगों तक जन जन तक पहुंचाने की कोशिश होगी बीजेपी की तरफ से। और ये जीत का मंत्र आज पीएम मोदी इस बैठक के जरिए देने जा रहे हैं और इस बैठक में जितने भी बीजेपी के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सभी शामिल हो रहे हैं और इसी बैठक में जीत का मंत्र जो है वो दिया जाएगा। को तब आया होगा जब अभी 3 प्रदेशों के चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और यहां भी भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान ने। यह सब संभव हुआ है, यह सब संभव हुआ है क्योंकि लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया है। यह सब संभव हुआ है क्योंकि लोगों ने मोदी जी की गारंटी को गारंटी पक्की होने की गारंटी माना है, इसलिए संभव हुआ है। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रमों को और कार्यक्रम के साथ साथ उनके किए गए कार्यों को मुहर लगाई है, वो भी हम सब लोगों ने देखा है। साथियों, अब की बार 400 पार यह कोई नारा नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि हम हर कार्यकर्ता का यह संकल्प होना चाहिए, हर कार्यकर्ता का संकल्प होना चाहिए 400 पार। और यह संकल्प हमें इस बैठक से लेकर अपने अपने राज्यों में जाना है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 370 जो पिछले 50-70 वर्षों से लंबित था, उसको खत्म करने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। सर, बात हुई है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि काउंसिल भी हो चाहे बीजेपी हो, आरएसएस हो, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। स्वाभाविक है, लूटने वाले लोगों को यही लगता है। ये लोग तो लुटेरे हैं ना,
देश को लूटने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। देश में भ्रष्टाचार फैलाने वाले ये लोग हैं। है प्रधानमंत्री के संबोधन का जश्न का माहौल है। अभी से लोगों ने तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। अब फिर एक बार मोदी सरकार की गूंज है, आत्मविश्वास है कि 370 अपने दम। 68 वर्ष पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो इस देश के सामने वादा किया था, उस वादा को पूरा इस समय के इन 5 वर्षों में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। और इतने वर्षों तक लगातार, चाहे वह जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, प्रत्येक कार्यकर्ता इस शपथ के साथ ही आगे बढ़ता था कि हम धारा 370 को हर हालत में समाप्त करके रहेंगे। आज वह भी समाप्त हो गई। जो लक्ष्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने दिए थे वह राष्ट्रवाद का भी लक्ष्य था, जिसपे हम आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा से लेकर सभी कार्यों को करें। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में एक बार फिर मोदी सरकार के प्रस्ताव पर बिहार में सियासत गर्म है। बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि एनडीए 400 सीट के पार जाएगी। जनता एक बार फिर से एनडीए सरकार लाने का मन बना चुकी है, तो आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी 200 पार भी नहीं कर पाएगी। और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के साथ हम अपने कर्मों पर, विकास पर, किसान उन्मुखी योजनाओं पर और गरीब कल्याण के योजनाओं पर हम जनता के बीच में जाएंगे। राष्ट्रवाद, विकास और सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास के नाम पर हम जाएंगे और 400 पार करेंगे। देखिए, 400 पार का जहां मसला है उसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार जो कर सकती थी, सरकार के निर्णयों के माध्यम से देश के लिए जो करना चाहिए था वो सब हमने किया। अब देश की जनता ने तय कर लिया है कि हम 400 पार के जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी डरी और सहमी हुई है। कोई महामंथन कर ले, जब तक गरीबी और बेरोजगारी दूर करने का मंथन नहीं होगा, किसानों की समस्या एमएसपी पर बात नहीं होगी, भाजपा 200 का आंकड़ा पार नहीं कर सकती है। देश की जनता ने मन बना लिया है, किसी भी कीमत पर एनडीए के साथ ही जाना है और इसमें कोई गुरेज नहीं है कि एनडीए को जो सीटें मिलने वाली है देश में, उसका आंकड़ा 400 के पार चला जाएगा। और इंडिया अलायंस की स्थिति इतनी बुरी होने वाली है कि इन्हें विपक्ष के नेता की कुर्सी तक नसीब नहीं हो। ये बीजेपी का महामंथन, महा टेंशन है, इसीलिए बीजेपी इंडिया गठबंधन से घबराई हुई है। सबको पता है कि तमाम विपक्षी पार्टियों की एकजुटता से बीजेपी को पता है कि उनको सफलता नहीं मिलेगी। और जो जनता 10 वर्षों का हिसाब किताब पूछ रही है कि जो वादा किया उसका क्या हुआ, सारा जुमला साबित हुआ। तो बीजेपी के महामंथन से निकलेगा 400 पार का फॉर्मूला। जी हां, एनडीए के 400 पार का मोदी का सपना है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद भगवा लहर, बीजेपी कार्यकर्ताओं में नई जोश, नई ऊर्जा है। इस ऊर्जा से सभी बीजेपी के कार्यकर्ता लैस हैं। तीसरी बार मोदी सरकार के लिए रणनीति बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टारगेट सेट कर दिया है। सभी कार्यकर्ताओं के लिए टारगेट सेट किया गया है। बीजेपी का इस बार का टारगेट है 370 सीट और एनडीए को 400 सीट जिताने का टारगेट पीएम मोदी ने दे रखा है। 400 सीट का सपना पूरा कैसे होगा, अब आप इसको भी समझिए। बिहार और महाराष्ट्र में एनडीए मजबूत है। नीतीश कुमार ने एनडीए का अब दामन भी थाम लिया है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां भी विद्रोही गुट ने हाथ मिलाया है। शिवसेना, एनसीपी के विद्रोही गुट ने हाथ पीएम मोदी से मिला लिया है। 2019 के स्ट्राइक रेट दोहराने की एक बार फिर से जरूरत है। प्रमुख राज्यों में एनडीए की फिलहाल की स्थिति की बात की जाए तो काफी बेहतर है। बीजेपी ने उत्तर भारत में विरोधियों को ध्वस्त कर दिया है। करीब उत्तर भारत की बात करें तो 177 सीटों पर बीजेपी का अब तक कब्जा है। तो दक्षिण राज्यों में प्रदर्शन अभी भी बीजेपी का फीका है। तमिलनाडु, केरल में जीत दर्ज करनी होगी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी को जीत दर्ज करनी होगी।
केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सीटें बीजेपी को बढ़ानी होगी और इस पर मेहनत करनी होगी और इसी को लेकर ये मंथन भी है। महाराष्ट्र, बंगाल, असम, गुजरात और कर्नाटक में भी चुनौती जरूर है। 2019 वाले प्रदर्शन को 2024 में एक बार फिर से दोहराने की कोशिश बीजेपी की तरफ से जरूर की जाएगी और इसी को लेकर रणनीति आज तैयार की जानी है। यूपी में 2019 में बीजेपी को 64 सीट मिली थी। 2024 में एसपी और बीएसपी अलग अलग चुनाव लड़ रहेंगे, तो बीजेपी ने आरएलडी को अपने पाले में कर लिया है और यूपी में सीटों में इजाफा जो है वो हो सकता है। तो ऐसे में हमारे साथ संवाददाता पवन गौड़ा लाइव जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। पवन, आज दूसरा दिन बीजेपी के अधिवेशन का और काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आज ही जीत का मंत्र देने वाले हैं पीएम मोदी। देखिए, जाहिर तौर पर सबसे पहले मैं आपको भारत मंडपम से तस्वीर दिखा देता हूं कि जो तमाम जो नेता और कार्यकर्ता हैं उनका पहुंचना लगातार जारी है और बस अब से थोड़ी देर के अंदर यहां से जो है जो दूसरे दिन का पहला सत्र जो है वो शुरू हो जाएगा। तमाम आप देख सकते हैं यही एंट्री गेट है भारत मंडपम का और जो तमाम जो लोग जो लाइन में लगे हुए हैं वो सब नेता जो है 11,500 जिन नेताओं को यहां आमंत्रित किया गया था वो लोग यहां पहुंच रहे हैं। सांसद हैं, विधायक हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, उससे लेकर उसके साथ साथ पूर्व सांसद हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, ये सब लोग का पहुंचना लगातार जारी है। और आज पहला सत्र जो है सबसे पहले वीडियो प्रेजेंटेशन होगा। उस वीडियो प्रेजेंटेशन में सरकार के कामों को बताया जाएगा। उसके बाद में आज का प्रस्ताव आएगा और उस प्रस्ताव में जिस तरह से विपक्ष की नकारात्मक राजनीति रही है उसको लेकर यहां चर्चा की जाएगी। किस तरह से इंडी गठबंधन बना, उससे पहले यूपीए का नाम जो है वो इंडी गठबंधन क्यों करना पड़ा, उसके बाद में इंडी गठबंधन के बीच में लड़ाई हुई, दरार पैदा हुई, उन सब विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी और किस तरह से विपक्षी जो दलों ने किस तरह सरकार के कामों को रोकने की कोशिश की, उन सब विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। अगर कल की बात करें तो बीजेपी अध्यक्ष जो जेपी नड्डा है उन्होंने साफ कहा था जो प्रस्ताव में कि किस तरह से सरकार के कामों को गिनाया गया था, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो या लगातार नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात हो या उसके अलावा राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बात हो, तो इन सब कामों को कल गिनाया गया था और काम गिनाने के बाद में ये साफ बताया गया कि आपको एक तरफ सरकार के काम गिनाने हैं और दूसरी तरफ वहीं विपक्ष की जो नकारात्मक राजनीति है उसको भी जनता के बीच में जाके उजागर करना और जनता को बताना है किस तरह से विपक्ष जो है वो नकारात्मक राजनीति कर रहा है और कहीं ना कहीं सरकार के कामों को, जनहित की योजनाओं को अटकाने और लटकाने का प्रयास जो है वो विपक्ष के द्वारा लगातार किया जा रहा है। तो ये तब करके पूरी एक रणनीति तैयार की जाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तकरीबन 12:30 बजे तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और संबोधन में वो लगातार जीत का मंत्र देंगे। किस तरह से 370 सीट बीजेपी अपने लिए जीतेगी और 400 पार का जो नारा है एनडीए के लिए उसको हासिल करने के लिए क्या कुछ खास बीजेपी करने वाली है उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरह से लगातार बीजेपी जो है 2 दिन के अधिवेशन में कल जो है जब राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक हुई तो उसमें यह साफ कहा गया कि आप एक 100 दिन का लक्ष्य है वो तय किया गया कि हर कार्यकर्ता को, हर नेता को 100 दिन लगातार मेहनत करनी है और पिछली बार जो जिस बूथ पर जितनी वोट मिली थी उससे 370 ज्यादा वोट पानी है जिससे कि बीजेपी जो है वो 370 सीट जीत सके और कहीं ना कहीं ये श्रद्धांजलि होगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो कश्मीर में धारा 370 हटाने की लगातार वकालत करते आए थे, एक निशान, एक विधान और एक प्रधान की लगातार बात करते आए थे। तो कहीं ना कहीं उनको श्रद्धांजलि देने की तैयारी में भी बीजेपी लगातार लगी हुई है और इसीलिए बीजेपी ने अपने लिए इस बार 370 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। तो आज का जो है पवन, इस बार मोदी की गारंटी, इस थीम को लेकर बीजेपी लोकसभा चुनाव में जाने वाली है कि पीएम मोदी की गारंटी है। किन किन बातों की गारंटी का जिक्र किया जाना है, क्या लगता है इस बैठक में और क्या मंथन होने वाला है? देखिए, कल इसको लेकर एक बकायदा एक प्रस्ताव लेके आया गया कि विकसित भारत मोदी की गारंटी, यानी कि 2047 का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित बनाने का रखा गया है तो वो जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है और इस पर कहीं ना कहीं जनता विश्वास भी करती है कि यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं वो करते हैं। उसके लिए लगातार जिस तरह से चाहे वो धारा 370 हटाने की बात हो या फिर राम मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा की बात हो, पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, जिस तरह से
लगातार विकास की योजनाएं चल रही हैं। किसान सम्मान निधि पूरे देश में तमाम किसानों को दिया जा रहा है। विश्वकर्मा योजना की बात करें तो तमाम विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। मुद्रा योजना, ऐसे तमाम जो काम है वो बीजेपी सरकार, केंद्र की जो नरेंद्र मोदी सरकार है लगातार कर रही है। पूरी बैठक पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, देखिए शनिवार को जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और संजय झा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में पार्टी की उन्होंने राय उनके सामने रखी और इससे संबंधित एक आधिकारिक ज्ञापन भी उन्हें सौंपा। इसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरू से ही एक देश एक चुनाव की नीति के समर्थक रहे हैं। जेडीयू का मानना है कि सुशासन की संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक देश एक चुनाव एक महत्वपूर्ण कदम होगा। बता दें कि भारत के विधि आयोग ने निर्वाचन विधियों में सुधार से संबंधित अपनी रिपोर्ट में वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश की है, जिस पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति विचार कर रही है। जेडीयू ने इस संदर्भ में देश भर में सीआईआई, फिक्की, एसोचैम सहित विभिन्न औद्योगिक, नागरिक और अन्य संगठनों के साथ गंभीरता से विचार किया। साथ ही भारत में एक साथ चुनाव कराने के इतिहास को भी ध्यान में रखा है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। शिक्षक बहाली फेज 3 से जुड़ी आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, रिक्तियों का कल रोस्टर जारी होगा। बीपीएससी कल रात तक रोस्टर जारी कर सकता है। आपको बता दें सामान्य प्रशासन विभाग से अभी नहीं मिली है और बताया जा रहा है कि रिक्तियां जो भेजी गई थी वो अभी तक नहीं मिली है। ऐसे में कल तक रिक्तियों को साझा कर दिया जाएगा। कोटिवार, विषयवार आयोग नोटिस के साथ रोस्टर जारी करेगा। फॉर्म भरने की भी तिथि बढ़ाई जा सकती है, यानी और मौका मिलेगा आपको फॉर्म भरने के लिए। फिलहाल लेट फाइन के साथ 25 फरवरी तक फॉर्म भरने की तिथि है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि तिथि और बढ़ाई जा सकती है। रोस्टर में देरी की वजह से ज्यादातर अभ्यर्थियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और इसी को ध्यान में रखते हुए तिथि बढ़ाने की बात भी कही जा रही है। रोस्टर जारी होते ही आवेदन की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। आपको बता दें कि फेज 3 में कुल 86,474 पदों पर बहाली होनी है। संवाददाता रजनीश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, पूरा अपडेट बताएं। देखिए, बिहार में टीआरई 3 यानी शिक्षक बहाली फेज 3 का विज्ञापन जारी हो चुका है और इस बीच जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार में है कि विषयवार, कोटिवार और वर्ग के आधार पर जो रिक्तियां हैं वो सामने आए। लेकिन रिक्तियां पहले नहीं जारी की गई, जिसकी वजह से लगातार परेशानी हो रही थी। इस बीच शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से रिक्तियां मंगवा ली। उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी गई थी। अब सामान्य प्रशासन विभाग से आधी जो रिक्तियां हैं वो बीपीएससी को मिल गई है। कल शाम तक क्लास 1 से लेकर 12वीं तक की सभी रिक्तियां जो है बीपीएससी को मिल जाएगी, जिसके बाद रात तक जो है नोटिस के साथ विषयवार और कोटिवार रिक्तियां जो है जारी हो जाएगी, जिसके बाद जो अभ्यर्थी इंतजार में हैं उनका इंतजार खत्म होगा और वो फॉर्म भर सकेंगे। दूसरी बड़ी खबर है शिप्रा, जो अभ्यर्थी इंतजार में है कि जो 3 बार बाध्यता है परीक्षा में वो कब खत्म होगी। तो आपको बता दें कि 4 से 5 दिनों के भीतर शिक्षा विभाग जो है इस बाध्यता को भी दूर करेगा, क्योंकि अब 5 बार जो है नियानुकूल जो है 5 बार अभ्यर्थी जो है टीआरई में मौका उनको मिलेगा। इसको लेकर जो है बस एक हस्ताक्षर होना बाकी है। कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर के लिए मंत्री के पास फाइल पहुंच गई है और उसके बाद वहां हस्ताक्षर होते ही जो अभ्यर्थी टीआरई में 5 बार परीक्षा देना चाहते हैं उन्हें अब 5 मौके दिए जाएंगे, जिससे अब उनको जो है ये समस्या नहीं रहेगी कि अब 3 अटेम्प्ट के बाद उनको मौका नहीं मिलेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजनीश। बढ़ते हैं आगे। बिहार के सॉल्वर गैंग की एक बार फिर से बड़ी करतूत सामने आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में सक्रिय बिहार सॉल्वर गैंग के 1 दर्जन सदस्य को यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में आईटीबीपी में काम करने वाले लोगों से लेकर स्टेशन मास्टर तक शामिल हैं। आरोपियों में पटना के भी 2 लोग शामिल हैं। इस मामले में यूपी पुलिस ने बिहार पुलिस से सहयोग की मांग की है और जांच के क्रम में यूपी पुलिस टीम बिहार भी आएगी। इस पूरे मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। सॉल्वर गैंग के 12 मेंबर्स अरेस्ट कर लिए गए हैं। इसमें पटना जिले के भी 2 लोग शामिल हैं,
जो जानकारी मिली है उसके अनुसार गोरखपुर बस्ती मंडल से 8 सॉल्वर गैंग के लोग पकड़े गए हैं और मुरादाबाद और इसके अलावा बिजनौर में भी बिहार के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मैनपुरी में पटना के बिहटा का अमित कुमार पकड़ा गया है। वह कुरावली के अंशुल के स्थान पर परीक्षा देने गया हुआ था। अंशुल आईटीबीपी में फिलहाल नौकरी कर रहा है। एसटीएफ की जो कार्रवाई की गई है उसमें गोरखपुर से पकड़े गए सॉल्वर गैंग की पहचान नवादा के रहने वाले अंजनी कुमार के रूप में की गई है। वह दुर्गेश यादव की जगह परीक्षा दे रहा था। अंजनी के बारे में यह जानकारी मिली है कि वह रेलवे में समस्तीपुर में रेलवे स्टेशन के पद पर तैनात है। उसे 30,000 रुपये एडवांस तक दिए गए थे। इसके अलावा रोहतास के विक्रमगंज के जूनी निवासी प्रशांत कुमार और सिंकू, इसकी भी गिरफ्तारी की गई है। तो निश्चित तौर पर कई अहम कामयाबी जो यूपी एसटीएफ है उसको मिली है। बिहटा चौक निवासी अभिषेक रंजन को भी गिरफ्तार किया गया है। देवरिया में मुंगेर के कासिम बाजार निवासी चंद्रभूषण सिंह को भी पकड़ा गया है। इसके अलावा कई दूसरे लोग पकड़े गए। तो निश्चित तौर पर एक अहम कामयाबी यूपी एसटीएफ को मिली है। और बिहार का सॉल्वर गैंग कोई यह पहली परीक्षा नहीं है जिसमें वह इन्वॉल्व रहा हो। इसके पहले भी देश भर में कई परीक्षाएं हुई हैं, दूसरे प्रदेशों में हुई हैं, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या दूसरे स्टेट हो, वहां पर बिहार का सॉल्वर गैंग सक्रिय रहा है। कई बार गिरफ्तारियां भी हुई हैं। दूसरे राज्यों की पुलिस कई बार बिहार आई है। कई लोग यहां से गिरफ्तार करके ले जा चुके हैं, उनको ले जाया गया है। लेकिन इसके बावजूद जो सॉल्वर गैंग है वो अपनी कारस्तानियों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर से 12 की संख्या यानी 1 दर्जन लोग पकड़े गए हैं। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यूपी की बिहार पुलिस अभी सहयोग मांगा है यूपी की पुलिस ने और आने वाले दिनों में यूपी पुलिस इस पूरे मामले को लेकर बिहार भी आएगी। कैमरा पर्सन बन्नी चुनिंजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और भागलपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी गई है। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई। महिला का शव मिलने पर लोग भड़क गए। रंगरा में शव मिलने पर लोगों ने बवाल काटा है। 2 दिन से लापता थी नवगछिया की रहने वाली महिला। दूध बेचने निकली थी शोभा देवी, उसके बाद से लापता थी। आज महिला का शव मिला। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।